हमारा कंप्यूटर सारा कोड हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के लिए ही तो कर रहे हैं ना सब कुछ। हाँ तो हाँ। हम क्या करते हैं, देखो सी लैंग्वेज जो हमारी होती है ना, वो हम्म। हमें डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैंग्वेज जो हमारा सीपीयू लैंग्वेज बन सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करते हैं। मतलब लो बट लेवल जो लैंग्वेज हो गया। जी लो लेवल लैंग्वेज, वहाँ पे ना हम मेमोरी को भी मैनेज कर सकते हैं, सब सारी चीजें। हम्म। और क्योंकि मैक्सिमम काम हमारा क्या है कि हमें कम से कम मेमोरी यूज करनी है, यूज क्योंकि वो करना है, जल्दी से जल्दी करना है। हाँ वो बहुत महंगा होता है, मेमोरी का ही तो खर्चा है सब। हाँ तो हाँ। आपको जब भी बड़े आप अगर ऐप बना रहे, जैसे मान लो यूट्यूब ही ले लो, आप सोचो उसके उसके प्लेटफॉर्म पे कितनी वीडियो अपलोड होती है नहीं, हर दिन। हम्म। अगर आप देखेंगे करीब 1 बिलियन वीडियो अपलोड होते हैं लगभग, नहीं। हाँ। आप सोच के देखिए, अगर वो एक वीडियो 10 मिनट का भी होगा, और एक वीडियो में आप जैसे कि इमेज के बारे में अगर आप पढ़ेंगे मल्टीमीडिया, जैसे आप एक टेक्स्ट लिखते हैं तो बेसिकली वो क्या एक बीट में ही तो लिखा जाता है, या तो जीरो में या तो वन में, या कुछ मतलब कुछ बीट लेगा अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो। हाँ बट इमेज एक अपलोड कर रहे हो तो वो सोचो कितने सारा बीट का यूज करके एक इमेज बनती है, नहीं। हाँ। वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप रेजोल्यूशन क्या लिया है, आपका विड्थ क्या है, हाइट क्या है, कलर कितना आपने यूज किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक इमेज में कितना वेट यूज करो। वेट क्या होता है, मेमोरी जस्ट लाइक एक यूनिट है मेमोरी पर आपने की, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपकी मेमोरी की साइज क्या है, 1 MB है, तो 1 MB में फिक्स बीट आएंगे ना, अगर हाँ। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएंगे, कितने बीट होंगे एक मेमोरी में। 1 MB साइज की अगर आपकी मेमोरी है, कभी कैलकुलेट किया आप लोगों ने, सोचा। 1024 KB। 1024 बीट इंटू एट। मैं बीट की बिट बात में। कर रहा हूँ, बीट की कितना होगा वन अगर थाउजेंड आप, ट्वेंटी फोर इंटू एट ना। नहीं नहीं, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो वन बताओ थाउजेंड ट्वेंटी ये। फोर किलो बाइट एक इक्वल। एमबी में सर, एक हजार हाँ चौबीस रहते हैं ना बाइट, तो हाँ किलो तो बाइट फिर। तो उतने रहते हैं ना। हाँ, एक बाइट ये का 8 बिट। ये ललिता जी ही बता सकती है थोड़ा वो, या फिर यस सर। जो ये नया जी आ गई है, ये इन्होंने सी पढ़ा है कि नहीं, एक सी कोई हजार पढ़ाओ, यस सर। एक बताओ। वन थाउजेंड एक ट्वेंटी मेगाबाइट फोर में है ना सर। हाँ 1 मेगाबाइट में कितने बीट होंगे। बीट उसमें हो1024 सकते हैं। इंटू 8 बिट। 1024 हाँ, इंटू इंटू एट बीट एट बिट इस इनको नहीं कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आ जाएंगे अपने। नहीं नहीं, अभी नहीं एमबी सर, की इसको भी, दो बार करेंगे ना। एमबी के भी दो बार नीचे इस क्या वन। होता है, केबी आता है, हाँ। यस सर, किलो बाइट। फिर ओ उसके भी हाँ, नीचे कुछ सॉरी सॉरी आता है। सॉरी, हाँ 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 हाँ। 1024 स्क्वायर इंटू एट। केबी, 1 केबी में कितने मतलब इसको इसको अगर इससे बाइट है तो छोटी वन यूनिट, थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। तो वन थाउजेंड एट ट्वेंटी फोर स्क्वायर वन इंटू एट। ट्वेंटी सोचेंगे। फोर इंटू एट। बाइट, टू। नहीं बाइट, ठीक है। हाँ हाँ। और उसके बाद 1 बाइट इक्वल टू 1 बिट। वन 8 बाई 8 बिट। 8 बिट। 8 बिट। 8 बिट 8 8 बीट इक्वल होते टू हैं, 1 बाइट इक्वल्स और टू। बिट किसको बोलते हैं हम, कंप्यूटर की भाषा में जीरो या वन। वन, ठीक है। जीरो या वन को बोलते तो हैं बाइनरी अभी नंबर। जैसे आप लोग नहीं पढ़े मल्टीमीडिया, हम लोग पढ़े थे कलर जीरो से लेके मतलब जीरो को ब्लैक और 255 का हो रहा था, क्यों हो रहा था, हाँ। बताया पढ़ना जीरो। चाहेगा अंदर। बड़ा जीरो। आप लोग ना डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आता है प्रोग्रामिंग पढ़ने में, अगर आप सच में पढ़ तो आप सोचो, हम लोग मेमोरी की बात करें तो सोच के देखिए कि पहले के जो लैपटॉप होते थे ना शुरू में, जब आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो वहाँ पे जैसे अभी आपको रैम कितने मिलते हैं, जीबी भी मिलते हैं, नहीं इसका भी एक वर्जन बढ़ गया आपको, नहीं तो फोर हाँ जीबी 5 जीबी भी मिलते हैं। आप हाँ। उसमें करें, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट अगर सोचो कि आपके कंप्यूटर की ना स्पेस ही पहले एमबी में होता था, उस समय सोचो कोड अगर ऑप्टिमाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कितना हम्म। एमबी लगे और कितना महंगा होता है। जस्ट लाइक अगर मान लो रैम ही है, नहीं रैम जो हम यूज यस करते हैं, सर। रैम का क्या रोल होता है आपके कंप्यूटर में, पता है हम लोगों को। वो जो भी मतलब करंट यूजिंग जो भी मेमोरी। मेमोरी होता है वो यूज करते हैं, मतलब हम लोग जब कॉपी करते हैं कुछ भी, वो रैम का मेमोरी यूज कर रहे होते हैं तब। ऑपरेशनल मेमोरी जो भी होता है वो रैम से हम यूज करते हैं ना।
हाँ बताओ, और बताओ अभी जो CS वाले ज्यादा बताएंगे, बोलेंगे बताओ। नेहा जी आप भी तो पढ़ रखी ना, पढ़ उसमें तो पढ़ा होगा ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, रैम का क्या रोल होता है आपके कंप्यूटर में? हम लोग जाते हैं ना मोबाइल खरीदने, तो बोल हाँ, देखते रैम हैं कि मतलब हाई कितना रैम होना रैम है चाहिए। हमारे कंप्यूटर में? सर वो मल्टीपल टास्क टास्क होते हैं, और उसमें टेम्परेरी स्टोरेज वगैरह के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है रैम। शॉर्ट हाँ, रैम किस टर्म? लिए यूज होता है ये स्पीड तो? के लिए भी होता है सब। किसके लिए? मतलब आप जो ये स्पीड। विंडो जूम का अरे विंडो खोल सर, के रखे हो, ये भी रैम पे ही खुला हुआ है। ओके, चलो। तो अगर आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे बताओ भाई? बाकी लोग अगर कोई समझा सकता है इसको कि रैम, आप जानते हो ना, क्योंकि आप देखो कंप्यूटर पढ़े तो लोग आपसे एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि आप हाँ, डेवलपर रैम बन तो रहे सर हो। होना वो चाहिए। यार स्टोर आप, करके रखता है ना सर। ये प्राइमरी वो लोकल लटाइट स्टोरेज होती है जो होती सर। है ना, वो हमारी रैम में होती है। जैसे ये हाँ, क्या है? ये हमारी प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल। होता है। प्राइमरी मेमोरी। जो कि लोकल स्टोरेज करता है। लोकल स्टोरेज करता है। चलो। हाँ वोलाटाइल सर, मेमोरी के है। इसमें केस जो मेमोरी होती है वो लोड हो जाती है जल्दी। हाँ, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है आप लोगों ने? हाँ हाँ तो सर। उसका क्या रोल होता है? तो जिस चीज से हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि जो हमारी लैपटॉप होगी, इसमें जो विंडो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरफेस जैसे प्रोवाइड कि करता है। जैसे कि उसका सर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोवाइड। मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, जिससे हम फाइल कनेक्ट करते हैं मैनेजमेंट। कि मतलब कि जो हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर थ्योरी बताओ, थ्योरी सब लोग आप लोग CS वाले जो पढ़े होंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बताओ थोड़ा, बाकी लोगों को भी थोड़ा सा ज्ञान हो। ऐसे ऐसे रट्टा वट्टा नहीं मारा मैंने तो। मुझे नहीं तो पढ़ा है? बस नहीं, मतलब पता है, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडो, जो हमारे लैपटॉप में होता है वो विंडो होती है, और जो मैक में होता है उसमें कोई सी विंडो आती है, मैक में हो गया मैकिंटॉश। और चलो ठीक है। हाँ, उस टाइप। बस आप लोग समझाइएगा कि ना, जस्ट लाइक कि मान लो कंप्यूटर में हम सबको पता है कि सारा कोड कहाँ पे प्रोसेस होता है? CPU में होता है। नहीं, हाँ CPU तो यस सर। प्रोसेस करता है कोड को। यस सर। ठीक है। हाँ CPU जिसको हम क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नहीं, हाँ यही क्या करता है यस सर। कि दिमाग। CPU, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारी चीजें सब कुछ है। नहीं, अब CPU में हम कितना मेमोरी यूज करें। अगर हम मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन समझ, जैसे लाइक अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है। नहीं, ये ऐप बना रहे हैं एप्लीकेशन। यस सर। जैसे कि जूम अभी हम लोग यूज कर हम्म। रहे हैं, या तो यूट्यूब, नहीं, जिसमें हम वीडियो देखते हैं, वो क्या है? एप्लीकेशन ही है, जस्ट लाइक जूम। तो हाँ। जूम क्या करेंगे? अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम बेसिकली कहाँ पर रन होगा? CPU में तो रन होगा। तो आप हाँ CPU से इंटरेक्ट करने का भी तो कुछ करना होगा ना, जैसे कि हम प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड करें ताकि वो डायरेक्टली CPU से इंटरेक्ट कर पाए, जो भी हम लिखे हो CPU उसको समझ पाए, या फिर CPU तो को सर, इसीलिए डायरेक्टली। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ताकि वो समझ सके हमारा कंप्यूटर, क्योंकि वो बाइनरी कोड जानता है ना, मतलब 0 1, और इस टाइप से। तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप वो करते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि आप हर एक चीज के लिए, जैसे कि अगर आपको मालूम फाइल ही बनाना है, ठीक है, या फोल्डर बनाना है, तो आप उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हम CLI में कमांड चलाते हैं, MKDIR, नहीं? अब हाँ MKDIR क्या है? अब वो एक API, जो कि हमें क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए जो MKDIR जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम ही, नहीं, विंडो में अलग होता है। अगर जस्ट लाइक अगर बहुत सारे कमांड आप देखते हो ना, तो विंडो में अलग तरीके अलग कमांड चलाते हैं वही काम करने के लिए, मैक OS में अलग चलाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम डायरेक्टली CPU से जब इंटरेक्ट करने जाएंगे, तो हमें हर एक काम के लिए ना बहुत सारे अलग अलग टाइप का, जैसे कि अगर एक फोल्डर बनाना था, उसके लिए अलग से पूरा एक प्रोग्राम लिखना होगा कि अच्छा मैं कैसे ये हमारा फोल्डर क्रिएट होगा, वो सब कुछ करने के लिए। तो ये सारा काम, हाँ, पहले जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज होता था, पर भी तो कोड लिखे लिखे ही जाते थे।
बट वो उसमें एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाने में इतना मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक काम हम डायरेक्टली करते थे। लेकिन अब हमें ना वो सारा काम क्या कर देता है, हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच में लेयर बना दिया गया है। ठीक है, ये ऐप बेसिकली एप्लीकेशन ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक इंटरफेस। है, ये इंटरफेस भी नहीं बोल सकते, ये भी एक एप्लीकेशन ही है। एब्स्ट्रैक्शन है। ये एप्लीकेशन है, जैसे कि हम अपना जूम या फिर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है। तो हाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने एप्लीकेशन में, मान लो अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमें उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना होता, तब जाके ये सीपीयू उसके बारे में समझ पाता है। अच्छा, हम फाइल लिखवाना चाहते हैं उस कोड को पढ़ के। अब ये काम हमें नहीं करना पड़ता, बल्कि ये काम कौन कर ले रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े कंपनी ये लोग इस लेवल की लैंग्वेज का यूज करके अपना ऐसे कोड लिख देते हैं कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा जो प्रोवाइड है एपीआई, उसका यूज करके अपने एप्लीकेशन में यूज कर लेते हैं। हम अपने अपने एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि mkdir कमांड चलाए, या फिर हम जस्ट लाइक जो हमें GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये अलग अलग ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ही हमें प्रोवाइड करें। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट या तो GUI के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे लैपटॉप पे मोबाइल में होता है कि अगर हम ये सारी चीजें हैं जो आप देखते हो कि फोल्डर एक तो हम अपने लैपटॉप से तो बना सकते हैं राइट क्लिक करके। तो ये इंटरफेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो GUI से हम इंटरेक्ट कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम से, या तो कमांड लाइन से कर लें। ठीक है, और बाकी काम क्या करता है कि हम जब इसको बताते हैं, फिर ये इसमें कोड लिखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर ये सीपीयू को मैनेज करता है। ठीक है, अब सीपीयू में क्या होता है कि जब भी हम एक प्रोग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे ना एक प्रोसेस क्रिएट होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोसेस थ्रेड पढ़ा है आप लोगों ने? थ्रेड। हाँ, थ्रेड के बारे हाँ में, पढ़ा है। प्रोसेस प्रोसेस के बारे में, तो नहीं, जितने भी थ्रेड के हाँ। बारे में पढ़ा है मैंने। हाँ ठीक है, तो थ्रेड पार्ट है प्रोसेस का। ठीक है, तो हाँ। अब क्या होता है ना, जब भी हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो अब ये कुछ ना कुछ तो मेमोरी लेगा ना। जैसे कि ये कोड जो लिखा है, अगर सीपीयू में रन होगा तो सीपीयू कुछ तो मेमोरी यूज करेगा इस कोड को चलाने के लिए। हाँ लेगा। नहीं समझे कि आप ये जो एप्लीकेशन है, हम इसमें कुछ भी कोड लिखेंगे तो बिट में ही तो लिखे होंगे ना, उसमें या तो इमेज यूज किए होंगे या तो आप सिंपल सा टेक्स्ट यूज किए होंगे, जिसमें बेसिकली बिट ही तो यूज हुआ होगा। और ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर स्पेस को लेगा ना, इसको चलाना है अगर हमें सीपीयू में प्रोसेस करना है, पहले उसको अपलोड करेगा, फिर तो प्रोसेस करेगा। नहीं समझे आप लोग? यस समझाएं थोड़ा। सर। चलो, इसलिए ना इसको अभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, फिर वहां आपको ज्यादा समझना। बट पता नहीं कहाँ से ही बातें खुल गई आज, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप सीपीयू एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े हो आप लोगों ने ना, मेमोरी होती है, वो सारी चीजें ना। मेमोरी, तो रैम तो और मेमोरी की माउस। जरूरत पड़े, मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि हमें अपने एप्लीकेशन के कोड को रन करना है ना। नहीं समझे आप? हाँ इस कोड को अगर जूम एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, तो ये कुछ तो मेमोरी लेगा ना इसको चलाने के लिए। अगर इसको हम अगर सीपीयू में जाएगा तो सीपीयू को मेमोरी तो चाहिए ना इसको अगर रन करने के लिए, हाँ चाहिए। चाहिए। तो यस क्या होता था सर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो हम जो एप्लीकेशन बना रहे थे, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक एप्लीकेशन को हम कितना मेमोरी देंगे, क्योंकि मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है। नहीं, जस्ट लाइक अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, आपके पास कितना होती है, 4 4 GB लैपटॉप में होता है ना, तो 8 GB होता है। ठीक, आप सोचो देखो, अगर आप एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम भी हमारे कंप्यूटर में चलते हैं ना, मल्टीपल, कि हम जूम भी खोल लेते हैं साथ में, गूगल भी खोल लेते हैं, सारी चीजें खोल लेते हैं, टैब बेसिकली। वो क्या है, हाँ अलग अलग एक प्रोसेस ही तो हो रहा है, थ्रेड ही तो हो रहा है बेसिकली। तो आप अपने एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन कितना मेमोरी लेगा, क्योंकि वो जब हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं वो रन होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, हमारे रैम में जाता है, रैम से क्या करता है, हमारा सीपीयू रैम से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यार आर्किटेक्चर देखेंगे बाद में भी हम लोग, ये एक वो बार हमने डिस्कस किया था क्यों। प्रदीप जी, वो करा था जब सर। जब हम लोग कोई भी मतलब टैब खोलते हैं ना ब्राउजर पे, तो हाँ कुछ देर के बाद अगर ब्राउजर पे जस्ट जो टैब खुला हुआ है वो टैब पे आप अगर देखिए कर्सर लेके होवर करो,
तो वहां पे पॉपअप विंडो नीचे आता है, वहां पे लिखा हुआ होता है कितना मेमोरी इन यूज है अभी। हाँ हाँ, मेमोरी आपको पता होगा कितना अभी, इसलिए तो बोला, तो मैं उस कल की वीडियो में बता रहा था मेमोरी लीक मैनेजमेंट की, ठीक है। तो इस लेवल पे जाके ना कि आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन आपका कितनी मेमोरी ले रहा है रैम, नहीं। इस तो क्या हाँ। होता है कि अलग अलग एप्लीकेशन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की मेमोरी यूज करते हैं। आप अगर सोच के देखो, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा कि शायद में भी ऐसा एप्लीकेशन हो जिसको ओपन करने पे आपकी पूरी मेमोरी ही यूज हो जाए रैम, तो दूसरा एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अपनी रैम तो बचेगा ही नहीं, नहीं मेमोरी तो बचेगी नहीं उसको ओपन करने के लिए। तो इसीलिए क्या करता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सब सारे प्रोग्राम किए गए हैं कि अगर आप कोई ऐप ओपन कर रहे हैं तो इसको कितना मेमोरी देना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए देना है। तो जो थ्रेड आप पढ़ते हैं, प्रोसेस थ्रेड, तो वहां पे ये सब चीजें होती है कि ठीक है कि कब प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो, बस आपको जो जानना था ये जानना था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है हमारा एप्लीकेशन, ना कि सीपीयू से करता है। बट हम पहले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी कोड लिख सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। बट वहां पे यही प्रॉब्लम होगी कि आपके जो एप्लीकेशन होगा वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करेगा, तो मेमोरी पे ना आपका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी पे आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कर्नल के बारे में पढ़ते हो, सुना आपने इसके बारे में, तो कर्नल आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड करता है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, वो सारे, ये सारे इसका एक मेन फीचर होता है। हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो याद आ रहा होगा आपको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बातें। तो ये चीजें होती थी, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम एप्लीकेशन बना के कंप्यूटर में चला सकते हैं। लेकिन उसका बहुत सारा डिसएडवांटेज क्या होता है, यही होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि हमारा एप्लीकेशन, हम शायद एक ही एप्लीकेशन को पूरी मेमोरी यूज करवा देते हैं, ठीक है, दूसरे एप्लीकेशन के मेमोरी नहीं बचता। तो आप सोच देखो, आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो एक प्रोसेस रन होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि हमें उस प्रोसेस पे, बेसिकली प्रोसेस के अंदर थ्रेड होता है, इसलिए अभी आपने नाम सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंगल थ्रेडिंग। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा तो पता होगा ना कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए टेक्निकली, अगर उसी एक वर्ड पे समझे तो आप, मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन होगा। इसलिए जैसे कि मान लो स्टेप बाय स्टेप अगर रन कर रहा है, ठीक है, कोड, तो अगर किसी पार्टिकुलर लाइन का कोड है इतना, मान लो ऐसा कोड है जो आपके ब्राउजर को ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका कोड वहां पे रुक जाएगा, उसके नीचे की लाइन रीड ही नहीं हो पाती, नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड था, तो सिंक्रोनसली वो ऐसे ही काम करता है। बट इसलिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कि अगर मान लो कोई भी अगर ऐसा कुछ कोड हमने लिख दिया है, जस्ट लाइक ऐसा कोई हमने यहाँ पे काम कर दिया है जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ मेरा प्रोग्राम रन करता रहे, आगे का कोड ना हमारा ब्राउजर पढ़ ले, ताकि अगर, और इसके लिए वेट कर ले, नहीं, तो वहां पे हम लोग कुछ देखेंगे, बट जानते रहेंगे ना थोड़ा ज्यादा बेटर होगा कि बेसिकली सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो आप देखो ना, सारा खेल क्या है, मेमोरी की है, नहीं, कि आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है कि वो कम से कम मेमोरी यूज करे, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी है, और डेटाबेस में जैसे आप अपना भी मेमोरी बना रहे हो, ठीक है, अपना भी तो आप कहीं पे स्टोर करवाओगे ना, अपने एप्लीकेशन पे अगर कोई फाइल रख रहे हो, वीडियो रख रहे हो, इमेज रखोगे, तो वो भी तो किसी सर्वर पे डिप्लॉय करोगे आप। हाँ। सर्वर भी तो एक कंप्यूटर ही होता है, वहां भी हाँ। आपको क्या परचेज करना होता है, ये यस मेमोरी ही सर। परचेज करना होता है, ठीक है। तो हाँ। आप जितना ज्यादा मेमोरी यूज करोगे उतना पैसा आपको देना होता है, सर्वर तो पैसे सबको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम कोड लिखते हैं ना, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमें अपने कोड में ना जो भी हम डेटा ले रहे हैं, तो उसको हमें कैसे स्टोर करवाना है इस फॉर्मेट में, ताकि हमारा कम से कम मेमोरी यूज, नहीं, कि अगर आप, जैसे मैंने कल बताया था कि अभी देखेंगे आगे, अरे भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो अरे का अगर आप यूज करते हो तो आपका क्या होगा कि ना बहुत सारे मेमोरी लीक होने का उसमें बोल सकते हो ना, बहुत सारी मेमोरी लीक हो जाती है अगर
अच्छा भी होता है, बट वो प्रॉपर अगर स्टोरेज की बात करें तो शायद एरे उसके लिए प्रॉपर अच्छा नहीं है, बट अभी देखेंगे आगे तो आप। बट जब बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। अभी फ्रंट एंड उतना है नहीं, बट अगर देखो आप प्रोग्रामर बन रहे हो, आप प्रोग्राम सीखने जा रहे हो, तो बेसिक चीजें तो आपको पता ही है, जैसे कि ना बिट एंड बाइट के बारे में कि बिट्स क्या होता है बेसिकली। हाँ, जस्ट लाइक अगर आपको कन्वर्ट करना हो, अगर आप हाई लिखते हो तो हाई बेसिकली हमारा कंप्यूटर तो समझ नहीं रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, बाइनरी में इसको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट लाइक आपने सिस्टम पढ़ा होगा, ASCII के बारे में पढ़ रखा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा? जैसे अभी ग्रामेटिकल हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ हाँ इंटरफेस और हाँ समथिंग ऐसा कुछ। साल। हाँ जी, अभी UTF-8 आप अपने HTML में यूज कर रहे थे नहीं? यस। HTML सेकेंड लाइन आपका यही होता था, UTF-8। तो अब देख लो, अब डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप हर चीज को जान सकते हो कि अच्छा हम UTF-8 क्यों यूज कर रहे थे, नहीं ASCII हम क्यों यूज कर रहे थे, तो अब आपको ना हम पता चल जाएगा। बट अभी हम लोग क्या है, वेब डेवलपर क्या करते हैं ना, मैक्सिमम वेब डेवलपमेंट में हम ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लेते हैं। अच्छा कोड ऐसे लिख रहे हैं, बट क्यों लिख रहे हैं ये आपको जानना है। तो आप प्रोग्रामर डेवलपर बनना है तो आपको ये सब जानना होगा कि अच्छा हम ASCII का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। ये हम ASCII के बजाय हम UTF-8 अभी क्या सिस्टम चल रहा है नहीं, तो इसका हम क्यों यूज करते हैं, क्या रोल है। जस्ट लाइक आप इमोजी जब मन करता है यूज कर देते हो इमोजी। इमोजी यूज करने के पीछे उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर आप जानेंगे ज्यादा समझ में आएगा कि हमें इमोजी इसलिए गूगल के सॉरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाते हो आप, तो वहाँ पे कभी भी ट्राई करो ना इमोजी कम से कम यूज करो, लोग लगा देते हैं इमोजी। इमोजी क्या करता है ना, एक इमोजी में अगर आप जाके देखना अभी प्रैक्टिकल में कोई भी इमोजी लेना, उसका ना नंबर ऑफ बीट देखना कितना यूज करता है एक इमोजी बनाने में, तो आपको समझ में आएगा कि सोचो कितना स्पेस ले रहा है वो ना, कंपेयर टू आप अगर उसी चीज को सिंपल टेक्स्ट में लिख दोगे ना। तो एक इमोजी अगर जो आप स्माइली की इमोजी लगाते हो, अगर उसको जाके देखना को अंडर द हुड अगर उसको बीट में कन्वर्ट होगा वो, तो उसको बीट में कन्वर्ट करने में कितने बीट यूज हुए हैं आप देख के हैरान हो जाएंगे नहीं। तो इसीलिए हमें ना ये चीजें जब आप समझेंगे तो आप ना एक कल को जाकर ना एक ऑप्टिमाइज कोड लिख पाएंगे। बट अभी आप सोचो ना ये चीजें एज ए वेब डेवलपर जानने की कोई जरूरत नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बीट वीट से क्या ही मतलब है। बट हाँ, अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर या अपने आपको सीरियस वेब डेवलपर बना, क्योंकि लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, सिस्टम डिजाइन के बारे में पढ़ना है नहीं। सिस्टम देखिए अब किसी को आप अच्छा कोर्स लेंगे तो वहाँ पे लोग दिखाएंगे आपको कि आपको बैकएंड पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या बताएंगे, सिस्टम डिजाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन ऐसे ही होता है ना, सिस्टम डिजाइन करना है तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, वही मेमोरी का मैनेजमेंट, कैसे अपने मेमोरी को हम सही से मैनेज कर सकते हैं वो। दूसरा कि हमारा कोड कैसे एक यूजर को ना इजीली उसको एक्सेस कर सकता है और फास्ट एक्सेस कर सकता है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, सिस्टम डिजाइन में पढ़ते हैं, जहाँ पे ना हम अलग अलग टाइप के डेटाबेस पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोग नाम सुन रखा होगा आपने मोंगोडीबी, बस इतने ही सुना है, बट आपका इससे काम चलेगा नहीं। अगर सिर्फ आपको अगर एक अच्छा एप्लीकेशन बनाना है तो बेसिकली ये मंगो डीबी जो है, सिर्फ एक मंगो डीबी, या तो आप जस्ट लाइक माई एसक्यूएल अगर के बारे में सुना है, क्योंकि माई एसक्यूएल की बात करते हैं, या फिर ना जस्ट लाइक पोस्ट के बारे में आपने सुना, ठीक है। तो आप सिर्फ एक डेटाबेस पढ़ के ना आपका काम नहीं होगा अगर आप एक अच्छा एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्योंकि ये सब ना आपको किसी एक काम के लिए हम यूज करते हैं। जैसे क्या कि अगर मान लो आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे ना वीडियो या इमेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर मान लो यूट्यूब ही बना रहे हो आप, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, वीडियो अपलोड करोगे अपने वेबसाइट पे या वीडियो का यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ना एक अलग डेटाबेस पढ़ना होगा नहीं, जिसमें मैक्सिमम बहुत सारी चीजें कोई भी यूज कर सकते हैं। AWS का S3 हम यूज करेंगे उसके लिए मैक्सिमम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या, अगर हम मान लो मल्टीमीडिया उसमें यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम AWS S3 यूज करेंगे। जस्ट लाइक CDN के नाम सुनोगे, CDN अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेबसाइट में, तो CDN के लिए हम शायद कौन सा डेटाबेस कर सकते हैं, तो रेडिस के बारे में सुन रखा आप लोगों ने, रेडिस।
रेडिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है ना, मोंगोडीबी से काम चला के आपको बोल दिया जाता है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। नहीं, क्योंकि आपको बस ये दिखाया जाता है कि आपका डेटा क्या हो रहा है, डेटाबेस में सेव हो जा रहा है और आप रीड राइट कर दे रहे हो। बट सिर्फ मोंगोडीबी एक डेटाबेस पढ़ के आपको कुछ होने वाला है नहीं। नहीं, तो बट अब डरिए हाँ मत। मैं आपको बस इतनी सारी चीजें जरूर है, बट टाइम के साथ, क्योंकि एक बार आप डेटा, क्योंकि सारे डेटाबेस ही तो है। अगर आपको डेटाबेस में हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रड ऑपरेशन रन करते हैं, क्रड। ठीक है, कि हम या तो डेटा को क्रिएट कर रहे होते हैं। नहीं, अगर हमें डेटा को क्रिएट करना होता है, या तो हमें डेटा को रीड करना होता है अपने डेटाबेस से, या तो उसको अपडेट करना होता है, इसको या तो हमें उसको डिलीट करना होता है। जैसे कि अगर इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें, क्या आप देखो, अब इंस्टाग्राम पे या तो आप क्या करते हो, पोस्ट करते हो, पोस्ट करते में क्या हैं। करते हो, सेंड करते हो। ठीक है, या तो दूसरे के पोस्ट को रीड करते हो, या तो आप अपने पोस्ट को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो। तो इंस्टाग्राम क्या किया होगा, उसका एक डेटाबेस होगा जहां पे आप पोस्ट, जब कोई चीज करते हो नया पोस्ट, तो वो अपने डेटाबेस में इसको सेव करता है। तभी वो आपको दोबारा उसको देख पाते हो, आप उसको रीड कर पाते हो। नहीं, अगर आप उसको अपडेट करते हो तो फिर इसी डेटाबेस को जाके अब इसके लिए अलग अलग आपको ना, जस्ट लाइक आप वेब बना रहे हो तो HTTP का जो हमने पढ़ा, भी पढ़ेंगे इसके बारे में। HTTP जो हम लगाते हैं ना हर वेबसाइट के URL के पहले, आपको लगा होता है ना HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है बेसिकली। तो यहाँ पे API के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप सेंड कर रहे हो, डेटा क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, पोस्ट का यूज करना है, क्योंकि आप पोस्ट कर रहे हो। अगर उसको रीड करना है तो गेट API, गेट का यूज करोगे, मेथड इसका HTTP का। देन उसके बाद अपडेट करना है तो पुट का यूज करोगे, डिलीट करना है तो डिलीट। तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी है, बट लेकिन हाँ, कि आप समझ के पढ़ेंगे, जान के पढ़ेंगे ना, तो आप, क्योंकि आपको आगे चल के एक ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो ना एक सही सिस्टम डिजाइन कर पाए। अल्टीमेटली क्या है, ये सिस्टम डिजाइन आपको सीखना होगा लास्ट में, कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उसको इतना अच्छे से बना पाए कि उस एप्लीकेशन को कोई भी यूजर इजीली एक्सेस कर सके और फास्ट हो, जितना फास्ट हो। तो रेडिस जो हमने बोला था, रेडिस क्या करता है ना, कि इन मेमोरी आपको डेटा भेज देता है। इन मेमोरी क्या है कि ये ना आपके बहुत ही, जस्ट लाइक रेडिस हम करते थे, CDN बेस होता है। ये हमारे यूजर के आसपास में इसका CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसलिए क्या है कि एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है जो कि आपके कोड को ना सिर्फ एक सर्वर पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी एरिया में आप करना चाहते हो, क्योंकि जिस कंपनी का CDN होता है वो हर जगह पे अपना कंप्यूटर वो रखे होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर जो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, कि एक क्या होता है, कैसे तो बातें कर लो उसी के बारे में। चलो, आज वैसे भी आखिरी है इसका, इसके बाद तो हमें कोड ही पढ़ना है। ये सब बातें हम लोग मंडे से करते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगा ही देते हैं। ऑफ चलो, टॉपिक डिस्कशन अच्छा होता है कभी हाँ, तो कभी। देखो क्या है कि देखो, अल्टीमेटली हमें जो काम करना है, आज वेब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में ही तो हमारा क्या होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन हम किसको बोल रहे हैं, एप्लीकेशन हम किसको बोल रहे हैं, अपनी वेबसाइट की हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में बहुत कुछ आ जाता है, वेबसाइट भी आ जाता है, ऐप भी आता है, उसको भी हम एप्लीकेशन ही बोलते हैं। बट चलो ठीक है, मतलब एप्लीकेशन हम बोल रहे हैं। वेब, ठीक है, मतलब वेब ऐप बोलते हैं, इसीलिए हम लोग अपने जो हाँ, वेब ऐप वेब ऐप। बोलते हैं। ठीक है, कि वेब एप्लीकेशन बोलेंगे यहाँ पे। अगर इसको बोलना है, चलो स्पेसिफिक करना है, तो आप इसको लिख सकते हो कि वेब एप्लीकेशन। क्या आप, जब भी हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, और ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोड करना होगा। नहीं, जो कि मैक्सिमम जो वेब एप्लीकेशन में लैंग्वेज यूज होते हैं उसका हमें यूज करना होगा। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या करता है कि इसमें हम जो कोड लिखते हैं बेसिकली मैक्सिमम वो ब्राउजर में रन होता है। ठीक है, एक वेबसाइट को हमें देखने के लिए किसका यूज करना होता है, ब्राउजर का। नहीं, ब्राउजर ही तो हमें इंटरफेस देता है एक वेबसाइट पे यस सर। एक्सेस हाँ एक्सेस करने का। नहीं, हाँ हाँ। ब्राउजर किसको बोल रहे हैं हम लोग, ब्राउजर कौन क्या है, किसको बोल रहे क्रोम, हैं। मोजिला, फायरफॉक्स। हाँ ठीक है, ये सब क्या है कि ब्राउजर है। नहीं, वैसे मोजिला जो इन्होंने बताया। ठीक है,
ये हमारे ब्राउजर, ये हमें क्या करते हैं, इस वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने का इंटरफेस देते हैं। अब क्यों हमें इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी हम शुरू में जब बनाते हैं, जब डेवलपमेंट मोड होता है इसका, ठीक है, डेवलपमेंट, देखना थोड़ा सा ना मैं इसे लिख रहा हूँ एक साइड से, तो फोकस रखिएगा, नहीं तो दरवाजा ना नहीं समझ। तो जो हम पहले क्या करते हैं, आगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमारा मोड होता है, ठीक है, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एक एप्लीकेशन को, तो लोकली डेवलप करते हैं नहीं, डेवलप तो अपने कंप्यूटर में करते हैं, कोड जो भी हम लोग लिख रहे हैं अपने अपने कंप्यूटर में लिख रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर में होता है। तो जब तक हमारे कंप्यूटर में होता है कोड, तब तक हम सिर्फ उसको हम ही देख पाते हैं, नहीं कोई और आपका कोड तो देख नहीं पाता जब तक कि उसके पास आपका कंप्यूटर न जाए। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए जब जब एप्लीकेशन हम बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें दूसरा स्टेप जो होता है, इसको हमें प्रोडक्शन में लेके आना होता है। प्रोडक्शन में मतलब बेसिकली इसको हमें डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय जिसमें, इसीलिए आप देखेंगे कि डेवऑप्स करके लोग ना बोलते हैं कि आपको डेवऑप्स भी सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने एप्लीकेशन को एक सर्वर पे डिप्लॉय कर, डिप्लॉय मतलब बेसिकली कहाँ पे करना होगा, किसी जो आपके कंप्यूटर में रखा है, वो कंप्यूटर आपका प्राइवेट है, वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, वहां से भी एक्सेस किया जा सकता है, बट वहां से उसको उससे एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं है, ठीक है, उससे सिर्फ आप ही कर पा रहे हैं। बट एक थर्ड पर्सन, जैसे कि हम लोग भी गिट हब का यूज कर रहे थे ना, गिट हब क्या था, एक सर्वर ही तो है, जहां से कोई भी इंसान उस आपके रिपोजिटरी को देख सकता है और एक्सेस कर सकता है। उसी तरीके से अगर आपको अपने कोड को गिटहब पे ना पोस्ट करके, बल्कि अपने सर्वर, अपने आपका खुद का प्राइवेट सर्वर हो, ठीक है, तो सर्वर प्राइवेट भी होता है, या तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आज के समय में हम क्या करते हैं कि सर्वर ना परचेज कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अगर आसान भाषा में समझे, जो सब समझ जाए, इसको बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है, नहीं, होस्टिंग सुना है आपने, वेबसाइट को होस्ट करना होता है, ठीक है, तो यस कुछ सर, सुना होता है। नहीं है। तो होस्टिंग भी जो प्रोवाइड करता है, उसका उसके पास ना ऑलरेडी बहुत बड़ा एक कंप्यूटर होता है, जिसमें बहुत सारा उसके पास स्टोरेज होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर है, मान लो इसका एक स्टोरेज है, इसके पास कई सारे, मान लो जस्ट लाइक इसके में 1 TB का स्टोरेज इसके पास। तो अब ये क्या करता है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपके लिए आपको बेच, होस्टिंग खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे लिमिट लिखा होता है कि कितना जीबी आपको स्टोरेज मिलेगा। और कभी परचेस करेंगे तो देखिएगा, गुड आईडी या मीठा, यस सर। सॉरी, होस्टिंगर सब देखेंगे, तो लोग ना आपको स्पेसिफिक स्टोरेज देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनका अपना खुद का सर्वर है, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप या तो वैसे होस्टिंग प्रोवाइडर से स्पेस खरीद लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड पे भी अपने अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। आपके पास भी अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली एक सर्वर की जरूरत होती है। सर्वर किसको बोल रहे हैं, कि ये कंप्यूटर ही है, ठीक है, क्या है, ये कंप्यूटर है, तो सर्वर कुछ है नहीं। तो सर्वर कुछ भी हो सकता है, जहां पे हम अपने एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अब हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे आ गया, जस्ट लाइक कि अगर मान लो हम बनाए हैं प्रदीप डॉट कॉम नाम की वेबसाइट बनाए, प्रदीप.com, ठीक है, ऐसी हम्म। होती है वेबसाइट। इस हम्म। वेबसाइट में जो भी कोड ही तो लिखा होगा, हमने HTML फाइल बनाया होगा, CSS फाइल बनाया होगा, जावास्क्रिप्ट कोड लिखा होगा, इन सारे कोड को हमने कहाँ रख दिया, इस सर्वर पे रख दिया, ठीक। देन अब क्या होगा कि इस सारे फाइल को कोई भी इंसान अगर इस वेबसाइट को देखना चाह रहा है, तो वो किसका यूज करेगा, अपने कंप्यूटर का यूज करेगा, नहीं तो होगा। अगर जैसे कि अभी मान लो कि आपको अमेजन की वेबसाइट पे जाना है, तो आप अपने कंप्यूटर से तो जाकर डालते हो ना, सर्च करते हो amazon.com, फिर वो हम्म। आपको कहाँ पे लेके जाता है, नहीं, जैसे भी गूगल, चलो वेबसाइट यूट्यूब की पे ले बात कर जाएगा। रहे हैं, कि आपका ब्राउजर हो गया, ब्राउजर बेसिकली, ब्राउजर बोलना अच्छा नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट क्या होता है, बेसिकली जो जिस कंप्यूटर विथ ब्राउजर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, मतलब हम्म। जस्ट लाइक कि ये डेटा लेता है, ठीक है, हम्म। लेने वाले को हम क्लाइंट ही बोलते हैं, नहीं, जो हम्म। प्रोवाइडर होता है, आम भाषा की बात करो तो बेसिकली इसको इसलिए हमने क्या बोलते हैं, क्लाइंट, इसलिए क्या क्लाइंट, बोला जाता है, हाँ, इस, यूजर और क्लाइंट कोई भी। हाँ, आप ब्राउजर भी बोल दो, क्लाइंट भी बोल दो, जो भी आपको बोलना है,
फ्रंट एंड ना बोलो, बस क्लाइंट बोलो। क्लाइंट हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्राउजर, इस कंप्यूटर में ब्राउजर इंस्टॉल है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको क्लाइंट बोले, ठीक है। टर्म है बस, कोई जरूरी नहीं है कि आपको याद ही रखना है, बट क्लाइंट हम क्या बोले, क्योंकि इसमें इस कंप्यूटर में ब्राउजर इंस्टॉल है, ठीक है। हम्म। तो अब ये हमारा जो ब्राउजर है, अगर हमें मान लो इस वेबसाइट को, प्रदीप.com के वेबसाइट को क्या करना है, एक्सेस करना है, इस हम्म। वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर से एक कंप्यूटर इसको क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। हाँ, तो रिक्वेस्ट भी कौन सा भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट HTTPS। भेजता है, ठीक है। HTTPS भी बोल दो, एस कुछ है नहीं, बस सिक्योरिटी पर्पज से जब वो SSL यूज कर सिक्योरिटी के लेते हैं। लिए। हाँ, बट लैंग्वेज क्या है, HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। हम्म। HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। हम्म। इसको देख सकते हैं, अभी हम लोग ना ये सब जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी जो हम लोगों ने बनाया है वेबसाइट, उस पे हम्म। जाके देख सकते हैं इस सारी चीज को ना, कि कैसे रिक्वेस्ट में जा रहा है, ठीक। तो आप क्या कर रहा है, हमारा ब्राउजर, ब्राउजर जैसे रिक्वेस्ट कैसे भेजता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं हम्म। कि ऐसे तो सर्च करते हैं, यूआरएल लिखते हैं ना, यूआरएल, और यूआरएल कैसे लिखा होता है, अगर कि हम लिखते हैं HTTP कॉलन कॉलन स्लैश प्रदीप, ठीक है। ऐसे ही अब वेबसाइट पे जाना, अब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो प्रदीप.com, हमें रूट को सर्च करना है, .com लगा देते हैं। अगर हमें किसी पार्टिकुलर पेज को सर्च करना है, जैसे कि मान लो मुझे इस वेबसाइट के अबाउट पेज पे जाना है, ठीक है, हम्म। अबाउट फाइल को सर्च करना है, हम्म। अबाउट एट HTML को, हम यहाँ पे इसका पाथ भी देते हैं, इसको पाथ बोलते हैं। तो यूआरएल के बारे में भी हम देखेंगे कि यूआरएल में ना हर एक सेक्शन को अलग अलग नहीं, इसका रोल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाथ कैसे देते हैं, जस्ट लाइक इसमें आगे देख के हम क्वेरी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेरी कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी देखेंगे, बट अभी आपको जो समझना क्या है, कि हम बेसिकली अपने ब्राउजर में इस वेबसाइट का एक यूआरएल देते हैं, एड्रेस देते हैं, कि जाओ ब्राउजर, इसको ना रिक्वेस्ट भेजो इस रिसोर्स को, और वहां से जो भी चीजें हम मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो उसका होम पेज मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसके लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या अबाउट पेज के लिए, तो हमारा ब्राउजर क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। देन ये कहाँ पे जाता है, सर्वर पे जाता है, फिर सर्वर क्या करता है, हमें इस पेज के साथ रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। रिस्पॉन्स करता है, जिसमें क्या होता है, ये सारा HTML कोड लगा होता है, ठीक है, ये फाइल होती है, जिसको HTML फाइल जो हमारी है वो, प्लस क्या है, बेसिकली शुरू में तो हमारा जो सर्वर है वो HTML फाइल भेजता है, फिर इस HTML फाइल में क्योंकि सारा जो भी हम स्टाइल या जावास्क्रिप्ट या अदर इमेजेस यूज करते हैं, वो सब कुछ लिंक होता है। तो जब ये HTML का जो फाइल है, ठीक है, फाइल ऐसे ही होता है, HTML जो फाइल इस पर रखा हुआ है, नहीं, ये एप्लीकेशन में HTML फाइल बना रखे हैं ना हम लोग, पेज तो ऐसे ही बनाते हैं, अभी जो देखा हमने, तो ये फाइल कहाँ पे जाता है, आपके ब्राउजर में, फिर ब्राउजर इस फाइल को क्या करता है, पढ़ता है, बेसिकली पार्स करता है, पढ़ता है, फिर क्या पढ़ता है, तो फिर इसमें देखता है कि भाई इसमें कुछ और क्या क्या चीजें ऐड की गई, लिंक स्टाइल का किया गया, जावास्क्रिप्ट किया गया, तो जो जो भी लिंक हुआ होता है उसके लिए फिर से क्या करता है ब्राउजर हमारा, फिर रिक्वेस्ट भेजता है, अच्छा सर्वर इसको भी भेजो, इसको भी भेजो, क्योंकि वो भी तो कहीं पे रखा ही गया है ना, या इस सर्वर पे रखा गया होगा, या जस्ट लाइक बाकी सर्वर जैसे मैंने बताया कि अगर इमेजेस के लिए हम अलग सर्वर यूज कर रहे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो वो भी कहाँ पे रखा गया, दूसरे कंप्यूटर के लिए। तो वो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब इसको पढ़ेगा वो इस फाइल को, इसी में तो सब कुछ ऐड है, ठीक है, अटैच है, जिससे कि हम CSS फाइल ऐड करते हैं, तो जो जो भी चीजें होगी उसको फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा। देन फिर पढ़ने के बाद क्या बनाता है, ये डॉम ट्री बनाता है। नहीं, डॉम ट्री में क्या होगा, जैसा कि हमने क्या देखा था, कि सबसे रूट एलिमेंट क्या था हमारा, HTML, नहीं, फिर उसके नीचे हमारा क्या था, बॉडी, ये सारा ना इसी को बोलते हैं डॉम ट्री, ठीक है। हम बॉडी, हेड, यही तो सारे एलिमेंट थे, तो एलिमेंट, टेक्स्ट, वो सारी चीजें ना उसको, क्योंकि आप ब्राउजर को उसको याद भी तो रखना है ना, कि क्या चीजें अपडेट हो रही, तो वो सब कुछ इसको ना इस फॉर्मेट में रखता है, ठीक है। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं। तो फिर यहाँ से जो भी चीजें हम अपडेट करते हैं, जो चीजें होते हैं, इसको अपडेट करता है, प्लस इसी सारी चीजों को ना हम एक्सेस भी कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जब हम डॉम पढ़ेंगे, ये डॉम बेसिकली के जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, एक अलग वेब API है, जो कि
हमें क्या करता है, एपीआई प्रोवाइड करता है कि अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में, इस वेबसाइट की जो एचटीएमएल फाइल है, इसमें अगर हेड को एक्सेस करना है तो ये आपको ना कुछ मेथड दे देगा, ठीक है, कि आप ना ये मेथड लिखिए और आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। फिर उसको हम एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर, बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आर्किटेक्चर, तो अब जैसा कि आपको पता है कि देखो एक कंप्यूटर ना कभी भी ये जो डोमेन नेम है ना, इस नेम से कंप्यूटर का कोई एड्रेस नहीं होता है, इसलिए ये एड्रेस ही तो है, इस सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। ये हमारे लिए है एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, बट कंप्यूटर का एड्रेस हमेशा किस में होता है, आईपी एड्रेस में होता है, नहीं, ठीक है। जैसे कि यस आपने सर। देखा होगा एन के फॉर्मेट में अगर IP4 का यूज कर रहे हैं तो ये है, बाकी बाकी अभी तो आप IP6 भी यूज हो रहा है, तो जैसे ही क्या होगा कि या ये इस फॉर्मेट में होगा, एन इक्वल टू कहाँ, एन कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से लेके 255 टू के बीच में फिफ्टी होगा। फाइव के बीच में। आप इसको अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, 0 से लेकर 225 के बीच में। तो आप ना किसी भी अगर किसी सर्वर का अगर आपको आईपी एड्रेस मिल जाए, तो अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप सिर्फ आईपी एड्रेस देख के बता देंगे ये सर्वर किस टाइप का सर्वर है, आईपी एड्रेस की कैटेगरी होती है। क्यों ललका जी, सही बात है यस सर। ना। तो आप क्या करते हैं, जब ये आईपी एड्रेस देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जो सर्वर है ना, प्राइवेट सर्वर है कि पब्लिक सर्वर है। जैसे कि अभी हम लोग अपना जो यूज करते हैं, अरे जब लाइव करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो वो किसी न किसी आईपी एड्रेस पे तो रन होता है, लोकल होस्ट बेसिकली। तो या तो हाँ। 0.0.0.0 पे हो रहा है, ठीक है, या हम्म। किसी और पे होता है, क्योंकि किसी फॉर्मेट, या तो एन क्या है, या तो 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है 255, मतलब मैक्सिमम ये 25 टू इसके बीच फाइव का फाइव कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बीच का, जीरो या इसके बीच का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो इंक्लूडिंग हियर दोनों, ठीक है। हम्म। अब ये सब चीजें ना थोड़ा सा डिटेल में, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, बट बैकएंड जब पढ़ लेंगे, जब हम लोग डेटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे ना ये सब चीजें पढ़ के आप सिस्टम डिजाइन जब सीखेंगे, सिस्टम डिजाइन में तो ये सब जाने बिना ना आप एक अच्छा सिस्टम डिजाइन, सिक्योर सिस्टम डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे ना अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये कौन सा देखा था, अरे 7 लेयर मॉडल देखा था, क्या बोलते हैं उसको, OSI। OSI। वो ऐसा ही मॉडल नहीं जो कि 7 लेयर एप्लीकेशन है, वो मॉडल है, बट उसका यूज प्रैक्टिकली करते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मॉडल नहीं बोलते, उस प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जो कि यस फोर सर। लेयर एप्लीकेशन में फोर लेयर में काम करता है, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को एक में मर्ज कर देता है, बाकी नीचे के चार को, नीचे यस वाले सर। जो हमारा डेटा लिंक और फिजिकल लिंक होता है, फिजिकल लेयर होता है, उसको मर्ज करके एक बना देता है, बाकी इसलिए 4 लेयर में काम करता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अभी शायद हाँ। उतना ज्यादा आपको रोल नहीं, बट हाँ और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे कि आप क्या होता है ना, जैसे ये डेटा, ये जो डेटा होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट जो जाती है ना, ये रिक्वेस्ट एक बार में नहीं जाती। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट करते हो, पोस्ट मान लो 4 MB का आपका पोस्ट है, ठीक है, तो एक साथ ना, क्योंकि आपको सेंड करना होगा, जैसे मैंने क्या होता है कि आप अपने ब्राउजर से पोस्ट करते हो, तो आपके ब्राउजर में तो पोस्ट करते हो, फिर कहाँ पे जाता है, उस इंस्टाग्राम के सर्वर पे जा रहा है। तो अब ये जो पोस्ट करते हम्म। हैं ना, 4 MB एक ही साथ में नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, 4 MB को ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस डेटा को ना डिवाइड किया जाता है, जिसको चंक बोलते हैं, ठीक है। कि 4 MB को ना शायद 10-10 सेकेंड, 10-10 मिली सेकेंड के गैप में पैकेट्स भेजा जाता है। 10-10 KB के ना अलग अलग चंक बना दिया है, 10-10 KB के, ताकि इसको फास्ट भेजा जाए। क्यों भेजा फास्ट जरूरत है, क्योंकि इस बीच में जो रिक्वेस्ट जा रहा है ना, ये बेसिकली रिक्वेस्ट किसका यूज कर रहा है, इसके लिए एक मीडियम की जरूरत है। मीडियम क्या है कि हमारा जो इंटरनेट, बिना इंटरनेट का क्या हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बताओ। नहीं। नहीं, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंटरनेट का यूज करके ही तो रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। अब इस इंटरनेट कैसे काम करता है, अगर आप इसके बारे में जाने, डिस्कस कर ले आज इंटरनेट के बारे में।
कि हाँ इंटरनेट कैसे है। यस तो सर। आपको ये जानना होगा कि इंटरनेट बेसिकली क्या काम है। इंटरनेट क्या है कि कई सारे राउटर को मिला के एक इंटरनेट बना है। इसलिए नहीं, एक इंटरनेट में जब डेटा जाता है तो कई सारे राउटर से होके जाता है। नहीं, राउटर भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है, बट उसको उसमें ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि आपकी रिक्वेस्ट को जब लेता है वो, तो वो किसी उससे रिलेटेड दूसरे राउटर के पास वो सेंड करता है ना। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ अप्लाई करने के उसमें कुछ उसका ऐसे प्रोग्राम है, एल्गोरिदम्स होते एल्गोरिथम हैं वो। रहती है एल्गोरिथम सर। होते हैं। ठीक है, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इंटरनेट आप जो देखते हैं वो एक सिंपल सा इंटरनेट नहीं है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। अगर आप देखें, क्योंकि इसमें कई सारे लेवल होते हैं। नहीं, आपको शायद जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लोकल किसी वेंडर से किया जा रहा है, नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि लोकल हम्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नहीं, हो सकता हम्म, है मे बी जियो नेशनल लेवल का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बट हम्म, इंटरनेशनल ऐसा तो नहीं कि जियो अमेरिका में भी इंटरनेट प्रोवाइड करता होगा। नहीं, वो नहीं, सिर्फ इंडिया में ही कर रहा है, बट हम्म, इंटरनेट तो अमेरिका में भी यूज हो रहे हैं। तो हम्म, उसमें कई सारे ना अलग अलग लेवल पे कंपनियां होती हैं, प्लेयर होते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आप भी एक इंटरनेट प्रोवाइडर बन सकते हैं। आप जियो से टाइप कर लीजिए, आप लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर, जैसे कि वाईफाई अब यूज करते हैं, तो वाईफाई हम्म, जो चलाता है वो क्या करता है, वो किसी बड़ी कंपनी से टाइप ही तो किया था, फिर वो बस वो डेटा बिछाता है। तो उसके हम्म, लिए आपको फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम्म। आप पढ़ो। लैन मैन पेन। है ना। हाँ। नहीं, मैन फैन की तो बात, मैन छोड़ दो, मैन कोई मतलब नहीं है। मैन तो एक क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है मैन क्या आएगा सर? का, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है ना, नेटवर्क। 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 ठीक है, तो यस ये सर। इसकी रेंज क्या होती है, जब 100 किलो, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। हाँ, 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में। बट लोकल में क्या है कि 0 से लेके 100 किलोमीटर या मैक्सिमम, तो देखो ना, लैन लोकल एरिया नेटवर्क बोलना अच्छा नहीं है, आप इसको ना और भी कैटेगराइज कर सकते हो। लैन हाँ, बेसिकली 0 से लेके ना 100 तक के बीच में। बट हमें जैसे मान लो एक कैंपस में अपना खुद का एक सिस्टम बनाना है, तो उसमें हमारा खुद का नेटवर्क हो, नहीं, अपने हम्म, तरीके से हम वहां पे अपना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में देखते हो वाईफाई उनका खुद का ही होता है, वो अपना खुद का एक लाइन बना रखते हैं, हम्म। तो वो पार्टिकुलर वो करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में सिस्टम, खासकर अगर आप गेट की तैयारी करें, सीएस वाले, तो आपको यही सब पढ़ना पड़ता है। नहीं, डेटा कम्युनिकेशन के एग्जाम बारे में। होता है ना गेट का। हाँ, हाँ, गेट का एग्जाम होता है, तो हाँ, वो ये तो सब चीजें दे सकता है मतलब। आप अगर उसको निकाल लेते हैं, या पूछिए नहीं क्या तो होता है, उसके लिए आप अगर निकाल लोगे एमसीए तो आपको बहुत टेक इजीली ना करना। पीएसयू में जॉब मिल जाती है। पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी जितनी है पब्लिक सेक्टर की, वो सारी कंपनी में आप जस्ट लाइक उससे किस रिलेटेड। प्रोफाइल का सर, किस प्रोफाइल का मतलब। गेट 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 मतलब थोड़ा सा टफ होता है, टफ भी नहीं होता, बट आप सही से पढ़े हैं तो खासकर सबसे आसान तरीका है ना जॉब पाने की, अगर आप सीएस ब्रांच से हैं, प्लेसमेंट कम और प्राइवेट कंपनी फर्दर में जा रहे मतलब हैं। फर्दर और एजुकेशन, स्पेशलाइज एजुकेशन करना चाहते हैं तो। हाँ, क्या। अगर आप आगे पढ़ाई जैसे में कि जैसे एमटेक लाइक वगैरह। एमटेक करना चाह रहे हो, आप गेट निकाल के क्वालिफाई करके आप जॉब मतलब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में उस रैंक एमटेक के कर हिसाब सकते से। हो। जैसे आप बीटेक करने के लिए आपको आईआईटी का पेपर देना होता है ना, जेई जेई मेंस। का। अभी क्या होता है, अभी कुछ और हो गया है, उसके थ्रू ही हो रहा है सब, वो कॉमन एग्जाम हो वही गया ना, आईआईटी जेई। एडवांस जो होता है, जेई एडवांस। हमारे समय में एडवांस था, हमने दिया था एडवांस। मेंस के बाद एडवांस होता था, हाँ, हाँ। तो वो अब न्यू दिया था। है हमने, 2 टाइम्स दिया है हमने एडवांस का पेपर। बट एडवांस का वो सच में एडवांस होता है, पेपर देख के ना दिमाग हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या है कि ये चीजें होती हैं, तो अब इस सब सोचो ना कितना एक कॉम्प्लेक्स लेयर है, अगर आप सही से समझे तो हमें बेसिकली देखो ना, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में, ये एचटीटीपी के बारे में आपको पढ़ना होगा, कैसे ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यही हमें पढ़ना है। दूसरा क्या है कि हम जो हमारा सर्वर है, सर्वर पे डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना होगा, कैसे हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अभी आज के समय में क्या हो गया है कि सिर्फ सर्वर पे हम एप्लीकेशन नहीं तो हम रखते हैं, बट एप्लीकेशन में हम कई सारे, क्योंकि हम बैकएंड फ्रंट एंड का कोड तो हम अपने सर्वर पे डायरेक्ट रख सकते हैं,
बट हम क्या करते हैं, बैकएंड के लिए हम अपना खुद का एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिस अपने अपने कोड को रखते हैं, जो कि एक प्रोसेस करने के बाद फिर वो सर्वर को बोलता है, फिर सर्वर उसको सेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टैटिक फाइल तो हम डायरेक्ट सर्वर पे रख के काम चला लेते हैं। जस्ट लाइक अगर हम सिंपल वेबसाइट बना रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों की जरूरत है, सर्वर की और क्लाइंट की, इसी बारे में पढ़ने की। बट अगर आप एक डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हो वहाँ पे डेटाबेस का यूज होता है, तो आपको इसी आर्किटेक्चर में क्या करना होगा, डेटाबेस को भी ऐड करना है। तो उसको कहाँ पे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? तो जो सर्वर होता है, सर्वर से क्या होता है, तो हमारा डेटाबेस ऐड होता है। ठीक है, तो हम्म। डायरेक्टली सर्वर से नहीं होता, उसको अगर सही देखा जाए तो हमारे पहले एप्लीकेशन होता है हमारा, एप्लीकेशन से हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन में तो कोड लिखते हैं बैकएंड का, जो हम जिससे कि अभी लो आगे चल के नोड पढ़ेंगे या एक्सप्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम्म। एक्सप्रेस से हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है मंगो डीबी, नहीं? हम्म। तो अगर देखा जाए तो चौथा बीच में आता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से हमारा डेटाबेस कनेक्टेड होता है। तो हम्म। जब हम सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर वो इस रखी फाइल, स्टैटिक फाइल ऑफ कंटेंट में अगर वो रखा हुआ है फाइल, उतने की जरूरत है, तो हमारा सर्वर डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर देता है। बट हम्म। अगर मान लो कुछ चीजें उसमें ऐसा है, तो उसको ना डेटाबेस से क्वेरी करने की जरूरत होगी, नहीं? डेटाबेस हाँ। से क्या, कि ऑलरेडी जैसे कि आप मान लो किसी वेबसाइट पे जाते हो, अपना साइन अप कर लेते हो, क्या दोबारा जाते हो तो फिर से आपको साइन अप करने की जरूरत होती है? नहीं होती है। नहीं। तो क्या होता है सर। कि आप जैसे उस ब्राउजर से ना इंटर मतलब लॉग इन करते हो, वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वेबसाइट क्या करती है, ये जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है, सर्वर क्या करता है, आपका डेटा जाता है जिसकी रिक्वेस्ट में, आपके हेडर में आपका सब कुछ होता है, आपका ब्राउजर का आईपी एड्रेस, वो सारी चीजें, बहुत सारे डेटा जाता है। आप देखेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट, हम देख सकते हो क्या क्या चीजें जाता है। ठीक है, तो हम्म। जब जैसे दोबारा आप करते हो ना, तो सर्वर आपसे ना परमिशन नहीं देता, बल्कि क्या करता है, पहले डेटाबेस से बोलता है कि अच्छा इस यूजर को आप जानते हैं। ठीक है, अगर आप बस एक ईमेल डालें तो आपको पासवर्ड वासवर्ड जो कुछ भी होता है, आपके क्योंकि डेटाबेस में पड़ा ही होता है, वहां से अपडेट करके फिर आपको डायरेक्टली वो क्या कर देता है, लॉग इन कर देता है। तो आप भी अगर ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपको ना यूजर का डेटा स्टोर करवाना है, लेना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ सर्वर की नहीं बल्कि एक डेटाबेस की भी डेटाबेस जरूरत की। पड़ेगी। डेटाबेस तो आपको डेटाबेस के बारे में भी पढ़ना कंपलसरी हो जाता पड़ेगा। है। ठीक यस है, सर। और एप्लीकेशन जैसा मैंने क्या होता है, एप्लीकेशन को हम मतलब बैकएंड लैंग्वेज को पढ़े, क्योंकि ये कोड तो हम सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में ही कर लेंगे, हम्म। स्टैटिक वाला फ्रंट एंड वाला। बट जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे, जो बीच वाला जो एप्लीकेशन है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है जो कि हमारे क्योंकि फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके, लोकल फाइल है। जैसे कि हम्म। अभी आपकी जावा स्क्रिप्ट में डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में रखे फाइल को एक्सेस नहीं करती, जो भी फाइल आप उस प्रोजेक्ट में डालते हैं तो उसी को एक्सेस कर पाता है वो, नहीं? हम्म। तो हम्म। ब्राउज तो बट हमें अगर अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायरेक्ट कंप्यूटर में रखी फाइल, क्योंकि ये भी तो हमारा चाहे डेटाबेस हो चाहे हमारा सर्वर हो, किसी भी तरह का आप देख लो, बाहर जो भी है ना सब कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिर्फ आप ये मत सोचा करो कि आपका लैपटॉप ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर हम हर एक उस डिवाइस को बोल सकते हैं जिसमें प्रोग्राम किया गया, नहीं? जो आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ रहा है, जस्ट लाइक आपकी मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। आप कोई भी चीज देखते हो, जस्ट अगर आप डिजिटल घड़ी चला रहे हो, भी एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर हर चीज है, तो ये सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, सब कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए ना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पार्टिकुलर सिर्फ आपके ब्राउजर से इंटरेक्ट मैक्सिमम करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नोड, जावास्क्रिप्ट नहीं है, नोड बेसिकली क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट प्लस कुछ और भी एपीआई होती है, जो कि हमें इंटरफेस देता है हमारे कंप्यूटर सर्वर या डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के एपीआई प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारा काम क्या हो जाता है, नोड जेएस पढ़ना, पढ़ के। अब नोड जेएस कितना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि नोड जेएस में जो हम कोड करते हैं ना, वो मैक्सिमम जो सेंटेक्स मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कौन से करते हैं, जावास्क्रिप्ट ही करते हैं। हम्म। तो एक ही लैंग्वेज पढ़ के हमारा क्या हो जा रहा है काम, दोनों के लिए, कि फ्रंट एंड वाला भी काम हो जा रहा है, बैक एंड वाला। इसीलिए आज के मतलब समय में जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया कि एक लैंग्वेज पढ़िए। आपको अगर ऐप बनाना, पहले क्या होता था देखो, पहले लोग बैकएंड के लिए पीएचपी पढ़ते थे, या फिर जस्ट लाइक आप
जावा पढ़ते थे या फिर आप जस्ट C++ पढ़ जो भी आपको पढ़ना है, वो सिर्फ बैकएंड के कोड के लिए कर। फिर फ्रंट एंड के लिए हम जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ती है, ब्राउजर में जो एपीआई मिलती है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट से ही करती है, तो जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड देते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रंट बैकएंड का कोड हम इस लैंग्वेज में करते थे, और फ्रंट एंड के लिए फिर से हमें जावास्क्रिप्ट सीखना होता है। फिर अगर मान लो आपको कोई ऐप बनाना है, आ, ये तो वेबसाइट हो गई, अगर ऐप बनाना है तो इसके लिए हमें फिर से अलग लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, नहीं? जस्ट लाइक अगर आप जावा का यूज कर रहे हो तो जावा में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, क्या यूज करते हैं बनाने के लिए? फ्लटर वगैरह। क्या? स्प्रिंग बूट। फ्लटर फ्लटर। फ्लटर तो मोबाइल ऐप के लिए। हाँ, मोबाइल हाँ ऐप ही तो सर। मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्ट तो कर सकते हैं। हाँ, अभी एक तो रिएक्ट कर रहे हो जावास्क्रिप्ट ना? में पढ़ेंगे ना। हाँ, हम जावा की बात है। आप रिएक्ट जो रिएक्ट नेटिव है, ये हमें क्या कर दिया है कि अपना उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट की। पहले हमें ऐप बनाने के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने, जैसे अगर आपको आईओएस बनाना है तो उसमें भी हमें देखना होता है ऐप क्या होता है, या तो आईएसओ ऐप होता है, आईएसओ करें ऐसे, आईओएस। आईओएस, ठीक है, आईएसओ याद आ गया, नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईओएस ऐप होता है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम एप्पल का ऐप बोलते हैं। ठीक है, एप्पल के सारे सिस्टम, या तो एंड्रॉयड ऐप होता है जिसपे आप देखते हैं मैक्सिमम जो ऐप बनते हैं। उन दोनों के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट कुछ क्रॉस लैंग्वेज आते थे जो दोनों को एक ही में बना सकते, बट अभी रिएक्ट नेटिव जब से आया, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। आप इसमें iOS ऐप भी बना सकते हो और एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो। और जैसा कि आप फेसबुक देख रहे हो, फेसबुक रिएक्ट नेटिव पे ही बना है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव लैंग्वेज जो है, बेसिकली रिएक्ट ही जो है, ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरी ही किसने बनाई है? फेसबुक ने बना रखा है। ठीक है, फेसबुक का जो भी कुछ देखते हैं, और या तो वो रिएक्ट में कोड किया गया है, ऐप देखेंगे तो रिएक्ट नेटिव में किया गया है। ठीक है, तो सिर्फ सोचो, एक लैंग्वेज आपको ना आगे चल के कितने सारे कैरियर ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, नहीं? हाँ। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप मान लो जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो, पाइथन में भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ रहे हो, नोड जेएस नहीं पढ़ते हो, आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, बल्कि हम क्या करते हैं, बैकएंड के लिए पार्टिकुलर जावा, पीएचपी या पाइथन पढ़ लेते हैं। तो आपको फिर से आप रिएक्ट नेटिव फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐप नहीं बना पाएंगे। बट अभी क्या है कि रिएक्ट नेटिव पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, एक दो महीना देके आप ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। आप उस टाइप की भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक दो महीना मेहनत करके, क्योंकि आपको जावा स्क्रिप्ट आ रही होगी, नहीं? हाँ। क्लियर? तो जावा स्क्रिप्ट का रोल आप समझ रहे हैं कितना बड़ा है? तो जो आप देख रहे हैं, तो पहले क्या था ना, कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऐसे आज तो बनी नहीं है ना, ये नोड जेएस आया है 2008 में। 2008 से पहले ना सिर्फ जावा स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होती थी। 2008 से पहले बैकएंड में इसका कोई रोल नहीं था जावास्क्रिप्ट का। पर 2008 में जावास्क्रिप्ट ये नोड जेएस का डेवलप किया गया। ठीक है, तो उसके बाद से जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक रन टाइम बनाया गया, जिसको नोड जेएस बोलते हैं। इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा एपीआई हमें प्रोवाइड मिलती है, जो कि हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है कि हम अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट, मतलब फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट कर सके, और हम बैकएंड के लिए कोड लिख सकते। ठीक है, मतलब वही, पहले तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ कंसोल पे ही लिखा जाता था ना, तो नोड के वजह से वो मतलब ब्राउजर से बाहर आया पहली बार। हाँ, सिंपल कंसोल, क्योंकि ब्राउजर का ही एपीआई है नोट बेसिकली, का जो टैबलेट एनवायरनमेंट आती मिल है। गया उसको। हाँ, हाँ। तो वो पहले ब्राउजर के ही इन्वायरमेंट में, बट अभी क्या है कि आप इस पे हम बैकएंड के कोड लिख दूसरे कंप्यूटर से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ब्राउजर ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एक अलग चीज हो गई, नहीं? हम्म। सॉफ्टवेयर नहीं देखा है, बता रहे जब शुरू हम्म। में डिस्कस किया कि जो भी हम लोग क्रोम देखते हैं, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, एप्लीकेशन ही तो है, नहीं? जो हम्म। बस। जस्ट लाइक क्या है कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमें किससे इंटरेक्ट करवा रहा है, हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाने के लिए इंटरफेस एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से ना वेब एक अपने आप में एक अलग सेक्टर है, वेब बेसिकली इंटरनेट पे ये सारे जो वेब एपीआई हैं, बेसिकली इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है हम्म। इंटरनेट के थ्रू, ये सारे वेब, ठीक है, क्या हो गया ये?
तो ये सारा जो फीचर जो हमें कर रहा है कि इस वेब से इंटरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट हम सारे एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड एपीआई प्रोवाइड नहीं करे, बल्कि क्या हो रहा है कि जो वेब एपीआई है, जैसे कि डॉम हो गया, अदर भी एपीआई, बहुत सारे एपीआई हैं, जैसे कि भी हम लोग टाइम फंक्शन देते हैं, फेच एपीआई है कि अगर आपको ये रिक्वेस्ट भेजना है तो फेच एपीआई का यूज करेंगे हम, ठीक है। ये सारा जो एपीआई है, ये फीचर से, ये सारे एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए इसमें कोड करना होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं front end के लिए। तो ये सारा चीजें होने वाली है। तो आपको, हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक, अगर आपको सच में वेब डेवलपर बनना है तो आपको देखो क्या क्या पढ़ना है। पहला तो आपको ब्राउजर के बारे में अच्छे से जानना है कि ब्राउजर में क्या क्या हमें ना, ब्राउजर जो हमारा है, ब्राउजर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट है, नहीं, हमें किस किस टाइप का एपीआई ब्राउजर में मिलता है, ठीक है। विंडो बेसिकली ब्राउजर के का जो सबसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया विंडो, नहीं, ब्राउजर में हम विंडो ही तो ओपन करें, जो टैब होते हैं बेसिकली उसको हम विंडो ही तो बोलते हैं। विंडो एक ऑब्जेक्ट है जो कई टाइप के ना हमें एपीआई प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डॉक्यूमेंट देख भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, ब्राउजर के बारे में, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, ठीक है। और अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो आपको थोड़ा बहुत सर्वर के बारे में पढ़ना होगा, देखना होगा कि सर्वर पे कैसे हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय या तो आप किसी पार्टिकुलर सर्विस का यूज कर लीजिए, तो आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना होगा। बट आप अपना भी सर्वर तो अपना भी बना सकते हैं। पहले देखते होंगे लोग अपनी कंपनी का सर्वर अपने कंपनी में रखते थे, ठीक है। बट आज के समय में सब काम नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आप इतने, बहुत सिक्योरिटी रीजन होता है ना, क्योंकि सर्वर, अब ऐसा है कि अब इसको अगर कोई और एक्सेस कर लिया आपका सर्वर, तो सोचो वो उसके साथ मैनिपुलेट, तो ये फिजिकल भी ही होता है, कंप्यूटर ही जो है, जिसको पहले हम लोग क्या करते थे, अपने खुद का पर्सनल सर्वर खरीदते थे, बनाते थे। बट आज हम क्या करते हैं, क्लाउड का यूज कर लेते हैं, हम वहां से ना जितना भी हमें यूज चाहिए उतना हम कर लेते हैं। अब इस सर्वर से इंटरेक्ट ना, सर्वर एक नहीं, शायद हम मल्टीपल सर्वर यूज करें। तो इसमें भी हमें आगे जाकर ना ये भी देखना होगा कि हम सर्वर कैसे, हमारा रिक्वेस्ट जो जा रहा है उस सर्वर पे कैसे हैंडल हो रहा है, नहीं? तो उसके बारे में भी आपको, तो बैकएंड में कई सारे टेक्निक हमें पढ़ना पड़ता है। तो सर्वर बेसिक जान लीजिए, अदरवाइज फ्रंट एंड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये एचटीटीपी के बारे में पढ़ना है और ब्राउजर के बारे में पढ़ना है, और प्लस जावास्क्रिप्ट आपको आ जाए बस। ब्राउजर में जब पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे एपीआई है, ब्राउजर एपीआई। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो इसके एपीआई, जितने एपीआई के बारे में पढ़ेंगे उतने अच्छे अच्छे आप एप्लीकेशन बना पाएंगे, क्योंकि हर एक एपीआई ना एक अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन बनाने के ना आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जस्ट लाइक डॉम एक एपीआई है, वैसे अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, दिखाना चाहेंगे तो दिखा भी देता हूँ, तो देखो क्या है। तो अभी बस इतना समझिए कि हमें जो करना है फ्रंट एंड पढ़ना है, ब्राउजर के बारे में ही मैक्सिमम पढ़ना है। अब ब्राउजर क्या करता है, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, ब्राउजर रीड कैसे कर रहा है, जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। वो स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम करे, एक टाइम पे एक ही लाइन का कोड वो पढ़ रही, दूसरे लाइन का कोड करने के लिए पहले उससे पहले वाली लाइन को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें मल्टीपल थ्रेड नहीं है, तो एक साथ मल्टीपल प्रोसेस वो नहीं कर पा, ठीक है। बट मल्टीपल थ्रेड बनाया जा सकता है जावास्क्रिप्ट को थ्रू किससे, एसिंक प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे एसिंक प्रोग्रामिंग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है आगे चल के, थोड़ा सा अगर आपको अच्छा एप्लीकेशन बनाना है तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का जो मैंने आपको बताया, देखो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं, जो हमारा काम क्या, अगर मैं इसको स्टार्ट करें ताकि आपको ओपन करना विंडो, तो अगर आप मान लो कंसोल में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम चीजें क्या है ना, आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिलता है। तो सबसे टॉप लेवल का जो आपको ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे विंडो, ठीक है, विंडो। आप विंडो के अंदर ही ना हमें सारे ऑब्जेक्ट, वो सारे ये चीजें, आपको डिटेल, मतलब बहुत एडवांस फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आप इस सारे एपीआई मेथड के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप फिर
कोई आपको सिर्फ फ्रंट एंड के लिए जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छे लेवल के, वो पैसे वाला, ठीक है। देखो लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज पढ़ते हैं, अगर आप इसकी बात करें तो विंडो के अंदर आपको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारी सारा HTML का कोड है। सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट ही तो होता है। तो बस ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारा सारा HTML का कोड हमारा अवेलेबल होता है। हम इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट है ये, तो ऑब्जेक्ट में के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं बेसिकली, इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग। तो उसको कैसे एक्सेस करना होता है वो चीजें, तो हमें यहाँ पे ना सिर्फ मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फेच एपीआई लोग पढ़ाते हैं। देखेंगे आप जावास्क्रिप्ट का, अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे तो फेच एपीआई के बारे में बताएंगे। फेच एपीआई में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें फेच एपीआई का हम यूज करते हैं। देन उसके बाद किसका यूज करते हैं, कुछ लोकल स्टोरेज भी हमें मिल जाता है विंडोज में ही। अगर आप लोकल स्टोरेज की बात करें, डॉक्यूमेंट जो हम आपको दिखाए थे विंडो की, अगर लेंथ हाइट ये सारे ये सब प्रॉपर्टी तो है विंडो की, तो उसके बारे में आपको बेसिकली इसके बारे में जितना आप जान सकते हो आप जानिए। अगर आप इसके बारे में पढ़ना है हमें, तो हम लोग भी देखेंगे। जो क्लियर टाइम आउट ये सारे जो फंक्शन है ये हमें विंडो के साथ ही मिल जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली। तो ये एपीआई, बाकी आप कहाँ पे, अगर आप ऐसे आप देख लें, वेब एपीआई की बात करें तो आपको जो हमारा है इस पे दे रहा होगा एमडीएन की, अगर वेब एपीआई की एमडीएन पे आप जाए देखो ये सारे वेब एपीआई, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जिस भी टाइप का आपको एप्लीकेशन बनाना है, ये सारा आपको हमें क्या कर रहा है कि हमारा ब्राउजर हमें ना ये सारे एपीआई प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें से अगर आपको जिस टाइप की एपीआई यूज करनी है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो हम बेसिकली इसमें कौन से एपीआई यूज पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम, ये डॉम एपीआई पढ़ेंगे, ठीक है। डॉम एपीआई के बारे में, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट से इंटरेक्ट करना है। कंसोल एपीआई में जो कंसोल डॉट लॉग आप लिखते हो, अब इसी में सिर्फ कंसोल डॉट लॉग नहीं होता है, इसके साथ कई सारे मेथड मिलते हैं। हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट मैक्सिमम जगहों पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। वैसे ही कंसोल डॉट क्लियर भी होता है, कंसोल डॉट टेबल भी होता है, कई सारे तरह का आपको मेथड मिल जाता है। जो जैसे सीएसएस फॉर्म जो पढ़े, सीएसएस ऑब्जेक्ट मॉडल भी होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ना जो भी सीएसएस में प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, आप थ्रू जावास्क्रिप्ट एपीआई के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको एडवांस सीएसएस डेवलपर बनना है, तो आप इस एपीआई के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वैसे देखो ना, आप इतना सारा चीज है, बट लोग ना सोचते हैं कि 15 दिन में, 1 महीने में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ के ना हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। नहीं, आपको मैक्सिमम बाकी सारे नहीं, बट कुछ चीजें ना एपीआई के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। वैसे जैसे लोकल एपीआई के बारे में बता रहे हैं, एचटीएमएल डॉम का है, लोकल स्टोरेज, स्टोरेज स्टोरेज एपीआई में आप जाके देखेंगे तो इसमें सारे आपको लोकल स्टोरेज के बारे में वो सारी चीजें हैं। तो ये सारा है ना एपीआई, इसके बारे में लोग ना मैक्सिमम डिस्कस नहीं करते हैं, और आपको भी लगता है ना कि जैसे डॉम के बारे में थोड़ा सा फंक्शन बना के या फिर ऑब्जेक्ट और अरे सीख के हम अपने आप को हम वेब डेवलपर बोल देते हैं कि हमें तो बात आ जाए इसके नहीं। आप इतनी सारी चीजें सोचो, कितना अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है, जस्ट लाइक अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कई सारी चीजें करनी है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पहले देखो ब्लूटूथ के रिलेटेड भी दे रहा था एपीआई, बट अभी इसको ना डिप्रिशिएट कर दिया है। बट बैटरी के रिलेटेड, अगर जैसे बैटरी में देखते हो मोबाइल में, आप देखते हो उसमें दिखाता रहता है ना कि आपकी कितने परसेंट बैटरी बची है, नहीं आपके डिवाइस में। तो उस टाइप का अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आप बैटरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, अब इसमें ये एपीआई आपको प्रोवाइड करेगा, मैथड प्रोवाइड करेगा, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप किस टाइप का एप्लीकेशन बनाएंगे
उसके हिसाब से ये जावा आपको ना वेब एपीआई प्रोवाइड करती है। आप उसी तरीके का ना एपीआई अपने आप पे आके पढ़ते हैं। जैसे कि अभी जो कैनवास के बारे में पढ़ा था, एचटीएमएल के बारे में, एचटीएमएल जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी एक एलिमेंट ही तो कैनवास, अगर आप देखेंगे तो। बट इसको पढ़ के ना आप किसी भी तरीके का अगर ऑब्जेक्ट बनाना या फिगर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ना ये सारे मेथड और ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड की गई कैनवास एपीआई के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक एपीआई के बारे में पढ़ के ना आप जॉब ले सकते हैं, अगर आपको डिटेल आता है। इसी डॉम के बारे में पढ़ के आप जॉब ले सकते हैं। तो बस आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस सब चीजों, क्योंकि हर एक एपीआई के बारे में तो एक ट्यूटोरियल में पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि तब तक वैसे पढ़ने लगेंगे तो शायद सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से तो वो लैंग्वेज है, कई सारे एपीआई के बारे में। सी सी में भी तो आप क्या करते हो, लाइब्रेरी के बारे में ही तो पढ़ते हो ना, वहां पे जाके कई सारे आप लाइब्रेरी यूज करते हो, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है कि इससे हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कौन सा मेथड और कौन सा। जावा बेसिकली हमने पढ़ा नहीं, तो जावा में भी आपको भी वहां पे हमें क्या मिलता है, एपीआई जो मिलती है, अलग अलग लाइब्रेरी जो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही सब चीजें होती है। ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड ना ये सारे एपीआई के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक काफी ब्रॉड लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ते हैं, जो डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप ये इसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं, बट किसी एक पार्टिकुलर फील्ड की जो भी एपीआई है नहीं, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया, फिर आपको जॉब कौन कौन नहीं देगा। बट ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो कहने वालों का नहीं, क्लोन बनाने के लिए आप रेडी होंगे, बट प्रोजेक्ट नहीं, मतलब आप ये मत सोचिए कि आप ना अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे सिर्फ ऊपर से। जिस तरीके का आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते हो, उस ट्यूटोरियल से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है, ये इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप यूट्यूब पे सोच रहे हो कि हम यूट्यूब का वो जो पढ़ा रहा है वो देखो ना, अब सही भी यूट्यूब पे देखो ना, एक बेसिक लेवल का स्टूडेंट आता है, तो उसको इतना अगर एडवांस चीजें बताने लगे तो पहले तो उतना फोकस नहीं होते हैं लोग, क्योंकि उनका कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि डिसिप्लिन है। तो वहां पे मजबूरी भी होती है, जो एक इंस्ट्रक्टर है कि यार आसान भाषा में आपको आसान कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ताकि आप एक बार फेमिलियर हो जाए, फिर आप आपको खुद से पढ़ना हो। लेकिन खुद से पढ़ेंगे अब ये सब, तब जाके ना आपका एक कमांड डेवलप होगा। फिर आप नए नए टाइप के, जैसे नहीं कि अगर आप कोई क्रिएटिव एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको यही एपीआई आपको ना सारा फंक्शन देगी नहीं। तो अगर मान लो आप ऐसा कोई एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें एनिमेशन और सारी चीजें यूज हो रहा है, तो एनिमेशन जो कैनवास वाला है वो एपीआई आपने पढ़ लिया, प्लस एक जावास्क्रिप्ट का जो मैंने आगे हम देखेंगे एनिमेशन का। ठीक है, जी सर, जो मैंने बोला था आपको उसके बारे में पढ़ लिया, प्लस जावास्क्रिप्ट आपको आती है, बस तीन लैंग्वेज पढ़, तीन चीजें जान के आप इतना एडवांस लेवल पे आप बना सकते हो ना एप्लीकेशन, जिसमें ऐसे ऐसे एनिमेशन और ऐसे फिगर होंगे, तो उस प्रोजेक्ट को देख के ना आपको कोई जॉब दे देंगे। नहीं, तो आप ये मत सोचो कि ये जो क्लोन बना रहे हो उससे आपको जॉब मिलने वाली मिलेगी भी ना, तो जस्ट लाइक वो लेबर वाले कैटेगरी में होगी कि चलो यार ठीक है, मुझे ना एक ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जिसको 20,000 देते हैं, 22,000 देते हैं, और वो आए 8 घंटा 10 घंटा काम कर ले। डेवलपर वाली कैटेगरी में आपको कब मिलेगी, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो जावास्क्रिप्ट पे कमांड बनाना है कि फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, लूप कैसे काम कर रहा है, वो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत उसी जगह से करने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, इस एपीआई के बारे में पढ़ना है। अगर आप जो कस्टमाइज आपको बनाना है ना प्रोजेक्ट, तो आपको ना किसी एक दो एपीआई के बारे में पढ़िए, फिर आप अपने से क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको प्रोग्राम लिखने आ जाएगा, जैसे आप फंक्शन और लूप पढ़ लेंगे, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, फिर आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, ये यहाँ से एपीआई लीजिए, फिर उसका कितने का यूज करना है अपने एप्लीकेशन में, फिर वैसा आपको प्रोजेक्ट बाहर दिखेगा ही नहीं, फिर वो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो मार्केट वाले प्रोजेक्ट जो आप क्लोन बना बना के आप सोच रहे हो ना कि यार मैं क्लोन बना लिया, क्लोन में आपका कोई एक बेसिक ही कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, नहीं कि बस फेच एपीआई यूज कर लिया बस। बट कस्टमाइज के लिए एप्लीकेशन मैंने आपको ये बताया कि आप किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हो, उसी टाइप का ना ये जो वेब है एपीआई है, सारे एपीआई के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख ही लेंगे लगभग, बाकी हर एक एपीआई के बारे में जानेंगे, जैसे आज 5-7 एपीआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए।
एक बार जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा, अच्छा आपको इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है इस एपीआई, क्योंकि हम डिटेल में, हमने भी नहीं पढ़ा सारा, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है। फिर ना उस एपीआई के बारे में डिटेल में जाके पढ़ो, नहीं ठीक है? जिससे भी हम लोगों ने यस सर। सी पढ़, सॉरी सीएसएस पढ़ लिया। अब क्या है कि वहां पे हमने कॉन्सेप्ट ये तो पढ़ा है, प्रोजेक्ट हमने नहीं डिसाइड बनाया, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप क्या करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है, नहीं आप 15 दिन 20 दिन लगा के आप प्रॉपर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, नहीं जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि देखो सिर्फ मैं एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके इतना अच्छी वेबसाइट बनाई है, जो रिस्पॉन्सिव भी है, जिसमें एनिमेशन भी यूज किया गया है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट में सीएसएस ग्रिड। तो आप अपने, अब ये सोचोगे कि यार मैं ही सब कुछ कर दूं, किया जा सकता है, बट फिर क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज पढ़नी, इतनी सारा हम लोगों को पढ़ना है, तो ऑब्वियस बात है ना कि देखो हमारे लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ना मैं हर एक लेवल पे प्रोजेक्ट बना बना के ना सब कुछ करूं। फिर जावा के बाद एक फुल बनाएंगे, बट एक प्रोजेक्ट से काम तो चलेगा नहीं ना, और उसमें भी आप सिर्फ हमारे साथ ही कोड करेंगे तो और नहीं होगा। तो अभी क्या है कि आज की क्लास के बाद हम लोग मंडे को अब मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है? और मंडे से एक तरीके एक से, दिन की छुट्टी। हाँ इतने दिन की गैप दे एक दो। दिन जो काफी, आज ट्यूजडे है भी, मैं वैसे भी बहुत ही शॉर्ट कर दिया, मैंने तो ये था कि चलो आ, दिवाली के बाद से ही शुरू करें, बट नहीं, इस बीच में हम लोग क्या करेंगे कि जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बाकी चीजें, जैसे कि गिट गिट हब भी हमने पढ़ा तो है, बट आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मे भी हो सकता है ना हम शुरुआत टेलविन से कर दें या फिर जावास्क्रिप्ट से करें। तो अगर जावास्क्रिप्ट से भी यस जावा स्क्रिप्ट से। हाँ केल्विन से जावास्क्रिप्ट नहीं, से जावा करेंगे, स्क्रिप्ट से। ठीक है तो जावास्क्रिप्ट से यस। करेंगे, फिर मिड में टेलविन पढ़ लेंगे जब हमें प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है? बाकी हाँ आप सर लोग क्या हाँ करिए, जब। सारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर इस बीच में अगर आप लोगों को यस सर कोई कर लेंगे प्रॉब्लम तब तक। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। मंडे बहुत दिन तो है नहीं, 5-6 दिन की बात है, 5 दिन की फिर करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो, और ट्राई करिए कि जो चीजें है ना, पास्ट वाला जो भी चीजें हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि आगे ना हम लोग सब कुछ समझ, जब पढ़ाया जाएगा ना आपको सब समझ में आएगा, बट एक महीने बाद उसका आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं यही मैटर है, इसी का सबसे बड़ा है ना रोल है। तो इसलिए जो जितना हम्म। पढ़ाया गया है उसको पढ़िए। अब सारे कॉन्सेप्ट इन 5 दिनों में ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो एचटीएमएल और सीएसएस के जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है ना, एटलीस्ट 15-15 20-20 मिनट की ना वीडियो बनाने वाले हैं, जहाँ पे ना सब कुछ एक तरीके से, अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखना है फिर से, बट आप लोगों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देखा है तो वहाँ पे फॉरवर्ड कर करके देख सकते हैं। जो नए लोग होते हैं 2 घंटे की वीडियो देख नहीं पाते हैं और फिर पढ़ते ही नहीं, तो उनके लिए ना सारी चीज रिवाइज करने जा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग वीडियो आएगा, और अगर आपको रिवाइज करना है तो उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं मंडे से, ठीक है? ठीक है। चलो कोई, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं मंडे। और ट्राई करिए, जब ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट, अगर आपके दोस्त हो जो जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो जरूर रिकमेंड करिए, और फॉर्म मैं आपको भेज हाँ सर दूंगा। मेरी एक फ्रेंड है वो करेगी, मैंने उसको जी, बोला था। तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि लैंग्वेज भी है, तो काफी लोगों को लगता है कि एचटीएमएल से सीधी है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाइए तो पढ़ेंगे लोग, अब उनको क्या ये पता है कि ना जो सीएसएस नहीं पढ़ा है, तो वहाँ भी प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन ही उसको पैदा होने वाला है, आप लोगों के लिए नहीं होगा। आप लोगों को जो टाइम दिया है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आसान लगेगा, पर जो डायरेक्टली, क्योंकि डिटेल में लोग पढ़े नहीं होते हैं, एलिमेंट उनको पता ही नहीं है कि हाँ कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग कोई भी जावा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है, आप उनको बता सकते हैं, मैं लिंक गूगल फॉर्म का दे दूंगा, आप उनको सेंड कर दीजिए, ओके सर। ठीक है? मिलते ठीक हैं है। मंडे, ठीक है? मंडे से स्टार्ट ओके करते सर। हैं। थैंक यू।